तो फिर मैंने को उसकी फैमिली को इज्जत, उसको इज्जत, उसके कल्चर को इज्जत देने के लिए मैंने उनकी रीति रिवाज से जाके वहाँ शादी करी। जी जी। और वो आग नहीं यूज़ करते, तुलसी यूज़ करते हैं। अच्छा। देखिए सावरकर जी कहते थे, उन्होंने हिंदुत्व बनाया था। हिंदुत्व को सब सोचते हैं हिंदू धर्म है, वो कहते थे हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास है, वो किसी धर्म का नहीं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब आज वो दिन है जिसकी मैं बचपन से इंतजार कर रहा था। बचपन से बाट देख रहा था, हमारे गांव में कहते हैं बाट देख रहा था, वेट कर रहा था कि जिन हीरो को हम देखते थे, जिन एक्टर्स को देखते थे और इतनी मेहनत करी लाइफ में, कि आज हम उनके साथ बैठे हैं, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ हैं रणदीप हुड्डा सर। सर वेलकम है, स्वागत है हमारे शो में आए। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी मिल रही है सर। और मैं दिल्ली से हूँ सर, वैसे बस अभी मुंबई में बैठ के बात कर रहे हम। तो मेरे मामा ना पुलिस में है, तो मामा कह रहे हैं कि मैं तो छुट्टी लेके आ जाऊंगा भाई, चल मुंबई चलते हैं। मैं तो रणदीप हुड्डा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलना है ये वो, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई कोई दिक्कत की वजह से। कोई ना, मामा से फिर मिल लेंगे कभी। तो मेरा गांव वहीं है, मतलब यूपी में ही, दिल्ली के आसपास ही है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक इनने इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुंचे, तो तुम भी कर सकते हो। तो आप हमारे लिए उदाहरण हो बहुत नहीं बड़ा। नहीं, बिल्कुल यार, मेहनत हमेशा फल लाती है। जी जी। और मेहनत का यही होता है, आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जी जी जी। आप वो एफडी टाइप है वो, तो आपको उसमें मेहनत करती रहनी पड़ेगी, वो भरती रहनी पड़ेगी किश्त जी। और एक दिन वो आपकी ऐसी फटेगी कि पूछो मत। लगे रहो और एक दिन ये तो लॉ ऑफ नेचर है यार। कुदरत ने, भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तो बात मेरी अपनी जिंदगी से ले सकता हूँ मैं। सर आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब आपने एक्टिंग बचपन से सोची थी कि एक्टर बनना है, या? मैंने बचपन से सोची थी एक्टर बनने की। अच्छा। और मुझे हमेशा से एक पता नहीं क्या एक खींच सी थी पिक्चरों की तरफ और इसकी तरफ। और मैं फिर स्पोर्ट्स स्कूल राई में गया, तो हमारा बहुत बड़ा ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट था जी। तो वहाँ पे हमारे एक अंग्रेज़ टीचर हुआ करते, एलन लुइस। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करते थे वो। हालांकि मेरे को तो निकाल दिया करते प्ले में से कि भाई तू लड़कियों के लिए डिस्ट्रैक्शन है, तेरे को बाहर कर, मेरे को बाहर। पर मैं छुप छुप के देखता था, एकलव्य वाला काम चलता था मेरा। अच्छा जी। फिर उनके जाने के बाद फिर मैं खुद डायरेक्ट करने लग गया, मैं हाँ एक्टिंग करने लग गया। फिर मेरे को पर उससे पहले सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मेरी बहन से मिली थी, जो कि मेरी इस पिक्चर में भी है। ओके। तो उसको जब एक वेस्ट साइड स्टोरी करके प्ले होता था, जिसके ऊपर हिंदी में पिक्चर बनी है जोश, तो उसमें ऐश्वर्या राय का रोल उसने करा था प्ले में। तो उसमें मैं भी था छोटा, पीछे गुस्सम गुस्सी हम भी कर रहे थे। तो जब वो अनाउंस हुए प्राइज, तो उसको मिल गया बेस्ट एक्ट्रेस का। अच्छा। तो मैं मगा सारे ताड़ी बजा रहे, मैं वहाँ बैठा हुआ, अच्छा तब ने मिस कर, मुन्ने भी मिस का है। फिर वहाँ से फिर मैंने थोड़ी सी और जान मारने की कोशिश की। फिर ऐसे स्कूल टाइम की बात है? स्कूल टाइम की बात है। अच्छा। और दूसरा एक हमारे वहाँ पे रोहतक में ना रेफ्यूजी लोग काफ़ी थे, पंजाबी जो आए थे पाकिस्तान से। हमारे सामने वाले घर में रहते थे, एक नमक वाले की नमक की फैक्ट्री थी उनकी। बड़े मेहनती लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे वो। तो उनके दादा था एक, वो हमको आते जाते लुकन छुपाई खेल रहे हो, सिपाही पुलिस खेल रहे हो, आगे डांट मारा करता, आए भागो यहाँ से। तो एक दिन वो मर गया बेचारा। तो मरा ना वो, तो हम बड़े राजी हुए कि भाई ये तो हमारा तो खेलन गारा मिल गया। तो फिर जब उन्होंने देखा कि वो बैठे लेट लेट, उनकी बॉडी ऐसे पड़ी थी और उनकी दादी वो अपनी जो थी वो बैठी थी, मक्खी मुक्खी उड़ाव थी और कोई नहीं आसपास। तो पता नहीं मैं कितनी छोटी उम्र का था, पर मुझे याद है कि मैंने ये देखा था कि भाई जब मैं मरूंगा ना, तो ऐसे आसपास कोई ना हो, ऐसे नहीं होगा। अच्छा। ये कहीं एक मेरे दिल में बात रहेगी। वाह सर, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि इस दुनिया में आए हो तो नॉर्मल इंसान, पर जब जाओ तो अखबारों में नाम होना चाहिए। हाँ, पर उसके लिए गलत काम की वजह अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, अखबार में नाम तो गलत कामों में से भी आ जाता है। हाँ सही बात है सर, मतलब अच्छे कामों के लिए। मैंने आपके बारे में पढ़ा है सर, जो आपके फादर हैं वो डॉक्टर हैं अभी, और मेरे जो दादाजी थे वो भी डॉक्टर थे। तो सर ये सरकारी थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मतलब मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो बड़ी मुश्किल होती थी मुझे समझाने में, यूट्यूब करना है ये। तो आपकी फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि एक्टिंग में जाना है, ये वो परेशानी नहीं करी कभी, सपोर्ट वगैरह? मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे रोहतक में। अच्छा अच्छा। मेडिकल कॉलेज में। फिर वो वहाँ से चले गए थे, पहले गए वो नाइजीरिया। अच्छा।
फिर वो कीनिया गए पहले, फिर नाइजीरिया गए, फिर इराक गए, फिर लीबिया गए। तो उन्होंने भाई अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, इसके ऊपर स्पेशलिटी नहीं की उन्होंने, बच्चे पढ़ जाएं, हमारी फीस फूस ये वो। तो थोड़े घूमे फिरे तो थे ही मेरे पेरेंट्स। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने फेल हो गया था मैं पहले सेमेस्टर में। पढ़ने गए थे ऑस्ट्रेलिया? हाँ, तो पहले सेमेस्टर में फेल हो गया। मैंने घर वालों को बताया ही नहीं फेल हो गया। तो मैं बोला, मैं कहा यहाँ एक्टिंग का अच्छा कोर्स वोर्स है ये वो। बोला भाई भांड बनना तो घर आ जा, एटलीस्ट हमारे साथ रहेगा, खर्चा कम होगा, ये होगा। फिर मैंने कोर्स ख़त्म करके जब आया तो मैंने उनको बिठाया, भाई देखो मेरे को जॉब तो गई मिल, हाँ जी, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करनी है एक्टिंग। तो बड़े चुप हो गए दोनों। फिर बोले भाई तूने जो करना है कर, बुढ़ापे में हमारे ऊपर बोझ मत बनना। अच्छा, वो मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि भाई इन पे बोझ नहीं बनना। तो बस उसके बाद कैसे भी करके इधर से उधर से करके मैं 1500 रुपये लेके आया था बॉम्बे। पर मैं फ़्लाइट में आया था, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को टिकट करा के दी थी फ़्लाइट की। वह ट्रेन में नहीं जाएगा भाई, मेरा फ़्लाइट में जाएगा। तो मैं फ़्लाइट में आया था। तो उसके बाद यहाँ आया तो मेरे को एक मॉडलिंग की जॉब मिल गई। वहाँ गया मैं, वो बोले कि ऐसे इतने में करनी है, और कल शूटिंग है, परसों कल शूटिंग है। तो मैं कहा ना मैं तो इतने में करूँगा। बोला करनी है करो, नहीं तो जाओ। मैं निकल लिया, उन्होंने मेरे को वापस बुलाया। तो फिर मैं उनकी थोड़ा मांडोली करके मान गए। तो मेरे को लगा कल तो अपना इतने पैसे आ जाने हैं अपना मजे से। मैं गया वहाँ पे आसपास, एक आधी बियर वियर पी, और महंगी थी वो, तो बियर पी के मैं अपना हो गया कल्याण। और आधे पैसे तो वहीं फूक दिए, 1500 में से तो ऑटो में। अगले दिन मैं गया तो बोले भाई पैसे तो 4 हफ्ते बाद मिलेंगे। वो जो मेरी सिचुएशन थी वो तेरी भाई कैसे निकलेगा था। पर फिर किसी के सोफे के पीछे थोड़े दिन रहने लग गया था मैं। फिर किसी के घर में थोड़े दिन वो सो जाते थे, जब जाता था उनके उठने से पहले ही बाथरूम यूज़ करके निकल जाओ। शर्म सी भी आती थी। पर धीरे धीरे ऐसे बात बनती गई। आप अगर अपनी चाह रखो तो वो हो गया। फिर मुझे मॉनसून वेडिंग के दौरान नसीर साहब मिल गए थे, उनकी शागिर्दी मैंने बहुत की, उनसे बहुत सीखने को मिला और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर बस अपना बनता गया। फिर उनके नाटक में काम करने लगा कंपनी में। वहाँ से रामू जी ने मेरे को स्पॉट कर लिया जी। उस वक्त ETC टीवी आया करता। हाँ जी, आता था ETC। उस पर गाने गुणे बजा करते। तो मैं सारी पिक्चरों गया उसमें आता था वो। तो मेरे को लगता था किसी भी पिक्चर में फिट नहीं होगा। अच्छा। फिर फाइनली मैं कंपनी करके पिक्चर आई। मैंने ये इसमें मुझे नहीं पता था कि राम गोपाल वर्मा का बुलावा आने वाला है। अच्छा। फिर मैंने 3 साल वहाँ नौकरी करी, 35,000 रुपये महीना, कि कोई और काम ना करूँ। मतलब मेरे को बोले कि भाई और काम है। मैं सर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो बोले कितने खर्च रहे हैं? ये 2001 की बात बता रहा हूँ, 2-3 की बात, ऐसे कुछ 2-3 की। तो माँ जी 35,000 रुपये। बोले डन। मैं कह रहा 50 मांग लेता यार। अच्छा, 35 में एकदम डन कर दिया। मगर यार 50 मांग लेता। तो फिर मैंने वेट करी पूरी। फिर उनको मेरे विश्राम सावंत करके एक डायरेक्टर है, उसने फोटो ली मेरी, तो फिर D बनी। अच्छा। D से फिर रिस्क बनी। फिर अब सपना लेके आए थे कि भाई इन एंड एज आना है एक पिक्चर में। अमिताभ बच्चन इन एंड एज डॉन, वो हो गया पहले पिक्चर में D में। यहाँ पे आने के मॉनसून वेडिंग के बाद इन एंड एज D। इसके बाद मेरी एक्चुअली स्ट्रगल शुरू ज़्यादा हुई। अच्छा। कि अब क्या करूँ? ये तो सपना था, हो गया जी। अब क्या करूँ? दूसरा काम भी करना है। ये तो गई पिक्चर। फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की, जो करनी चाहिए थी पिक्चरें वो नहीं की। मरोड़ में कुछ जो नहीं करनी चाहिए थी वो की। ऐसे करा के अपना काम सा चलाता रहा मैं भी। पर मैं 23 साल में से 11 साल एक दिन भी सेट पे शूटिंग पे नहीं गया। अच्छा। हाँ, इतना मेरा गैप रहा। कुछ सारागढ़ी की वजह से हो गया। एक बार बीच में मैंने हॉर्स राइडिंग के कॉम्पिटिशन्स की वजह से छोड़ दिया था। फिर मेरी टांग टूट गई तो फिर मेरा काफ़ी दिन। टांग कैसे था? शूटिंग करते हुए? नहीं, पोलो खेल रहा था मैं। अच्छा। मेरा भी लिगामेंट में टीयर। मेरे तो इसका तो ऑपरेशन करा लिया मैंने। ये तो मेरी स्टंट्स में टूट गई, ACL टूट गया था। फिर इसका तो मिनिस्कस और ACL तीनों टूट गए। तो जुड़ के दोनों। ACL का ऑपरेशन कराना है ही मेरे को, सर्जन यही बोल रहा है जी। तो जिसने ऋषभ पंत का करा था अभी वही मेरा सर्जन है। वो काफ़ी होंगे करता है स्पोर्ट्समैन के। तो वैसे तो बोले ठीक है, पर वहाँ सर मेरे को तो एक्शन पिक्चरें करनी है। बोला उसके लिए तो कराना पड़ेगा ऑपरेशन। मैं तो अभी नहीं करा सकता जी। मैं तो मेरा काम बहुत है, मैं जब मेरे को मौका मिलेगा जब कराऊंगा।
और इसका भी ऑपरेशन मैंने जब कराया था, जब मैंने एक जियो पे पिक्चर है एक सार्जेंट करके, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक विकलांग की कहानी थी, इसकी टांग कट जाती है यहाँ से, अच्छा। तो मेरे को ऑपरेशन कराना ही था, मगर करा देते हैं ससुरे को भी, फिर बाद में थोड़ा मतलब उसका पेन फील कर जाएंगे ये वो, तो मैंने उसके चक्कर में वो भी करा कि उस रोल में जी पाओ अच्छे से। अच्छा। पर या तो ऐसे ऐसे काम हुए भाई, फिर कर करा के मैं तो शुक्रगुजार ही हूँ ऊपर वाले का भी, किस्मत का भी, अपनी लगन का भी, कि काम चल रहा है। आपको लगता है सर कि किस्मत भी मैटर करती है, सिर्फ मेहनत ही मैटर करती है? देखो मेहनत तो एक वो है जो आप कर सकते हो जी। ठीक है, किस्मत तो आप नहीं करते, पर ये जरूर है कि मेहनत से आप अपनी भी किस्मत रोल प्ले बदल करती सकते है। हो, अच्छा। बदल सकती है किस्मत। कि लगे रहे एक ही किस्मत चीज से में। आपको एक दो चीज मिल जाएंगी, पर उसमें फिर अगर आप अच्छा नहीं करोगे, तो जैसे आप नेपोटिज्म की बात करते हो, आपकी एक दो चीज मिल जाएगी, कितने हैं स्टारों के लड़के बच्चे जिनका कुछ काम नहीं चलता। सही बात है। हाँ, तो एक दो चीज मिल जाएंगी, ब्रेक मिल जाएगा, पर अगर आपको फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने आप को करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कोई भी फील्ड हो, आप चाहे कुछ भी फील्ड चूज कर लो, आपको मेहनत उसमें करनी ही पड़ेगी। आप काम चोरी से काम चल नहीं सकता, और ये तो एक फैक्ट है लाइफ का। सर जब मैंने अभी आपको फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने देखा क्या बढ़िया पर्सनैलिटी आपकी लग रही है, क्या ग्लो आपके फेस पे। तो ये राज क्या है? मतलब आप हरियाणा में तो डाइट यहाँ परफेक्ट है, पर यहाँ मुंबई में रह के कैसे मेंटेन कर पा रहे नहीं हो? हरियाणा वाली डाइट से कहाँ ग्लो आती है यार। मतलब देसी है, गाय है, घी है? नहीं गाय घी नूनी घी, ना, सब्जी। गाय नूनी घी तो मैं खाता हूँ, वैसे घी का अभी कम हो गया है। अच्छा। और घी देखो, घी वगैरह हमारा जो खाना था वो उस वक्त था जब खेतों में मेहनत हुआ करती। हाँ जी, हाँ जी। अब तुम घर बैठे हो, ठंडे पी रहे हो, घी खा रहे हो, तो उसमें तो यार तुम परोत्थन नहीं बनोगे। उससे तो कुछ होएगा नहीं। मेरा तो ये है कि उपवास जो होता है ना, हमारे हिंदू धर्म में होता है, मुसलमानों में रोज़ा होता है, वो आदमी को रखना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग करनी चाहिए। उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग अंग्रेजों ने नाम दे दिया, हमारे तो जरा, पर हमारे क्या हो गया ना भाई, फ्रूट खा सकते हाँ जी, हाँ हैं, गेहूं नहीं खाना, ये नहीं, कुछ नहीं खाना, कुट्टू की पकौड़ी खा ले व्रत में। कुछ नहीं खाना। अपना आप पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, काली चाय, दूध, शक्कर, कुछ नहीं। आप उसमें आप 16 घंटे 12 घंटे का तो फास्ट हो ही जाए। तुम रात को 7 बजे खाओ, सुबह 7 बजे खाओ, तो 12 घंटे हो ही गए। जी जी, सही बात। वो 12 बजे तक खींचना उसको। और मैं बता रहा हूँ, जब आप कम खाते हो तुम में ज़्यादा एनर्जी आती है। जब कम खाते हैं खाते आदमी पस्त हो जाता है। आप क्या लेते हो डाइट सुबह शाम तक? मैं तो यार जब अभी कर रहा हूँ तो देख, मैंने कल भी 18 घंटे का फास्ट रखा था। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कभी पोस्ट में काम कर रहा हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन में, कभी इंटरव्यूज दे रहा हूँ। तो इसमें मगर एक ही तरीका है यार अपना थोड़ा फ्रेश रहने का और एनर्जी रखने का, कि कम खाओ। कम खाने से? हाँ, कम खाने से ज़्यादा एनर्जी आती है। सर जो आपकी मूवी आ रही है मैं उसके बारे में जान सकता हूँ? मैंने ट्रेलर भी देखा, सावरकर है, तो मतलब अगर जनता को नहीं पता सावरकर जी कौन है, तो आप बताना चाहोगे मूवी किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? देखो, क्या ये स्पेशल है? एक पहली बात तो ये एक मूवी है, मैंने इसको ड्रामेटिक अच्छे स्टाइल से अच्छे यंग लोगों के लिए पिक्चर बनाई है, जिसमें देशभक्ति का भाषण नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी का भाषण नहीं है, पर वो आदमी क्या थे सावरकर जी। और ये मैं दर्शकों को भी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था भाई। जब मैं शुरू हुआ तो मैंने भी इनके बारे में यही सुनी थी, माफ़ी वीर, फलाना धकड़ा, ये वो, ब्रिटिश का स्टूज था, पेंशन लेता था, न्यू करता था, डिवाइसिव फोर्स था, देश को बांटना चाहता था, हिंदू मुस्लिम करता था। ये सब जब मैंने उनके बारे में पढ़ा ना, तो मेरी आँख खुल गई यार, कितना झूठ फैला रखा है उनके बारे में। पहली बात तो सशस्त्र क्रांति के बारे में, जो हमारे देश को सब बोलते हैं कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है, अहिंसा से मिली है, अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, मैं अहिंसा का भक्त हूँ। और मैं गांधी जी को भी मैंने पढ़ा, सावरकर जी को जब पढ़ा कंपैरिजन में, तो गांधी जी ने जो किया देश के लिए, जो देश को जोड़ा, वो किया, उससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया जी। पर ये सशस्त्र क्रांति वालों को फिर ये जेल में क्यों गए, फांसियाँ क्यों लगी, तोपों से क्यों उड़ाया, ये बात अगर उन्हें कुछ किया ही नहीं तो उन्होंने उनको ऐसा क्यों किया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने भी स्कूल में पढ़ा था 1857 सिपाही म्यूटनी, अच्छा, जो 1857 का था। सावरकर जी ने 1907 में उसको एक अलग कलर दे दिया कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा। उस किताब ने फिर वो वायरल हो गई थी, अगर आज की बात तुम बोले, छपने से पहले बैन कर दी थी वो,
जी। और उसके बाद जब वो छपी और यहाँ इंडिया में बटी तो बहुत लोगों में फैल गई वो। सारे ये सशस्त्र क्रांति वाले जितने भी उनके बाद आए सब ने वो पढ़ी, सब उससे इंस्पायर हुए। चाहे वो HSRA हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद सरगना थे और भगत सिंह उसका एक हिस्सा थे, चाहे आज़ाद हिंद फौज हो, उनको भी बूट के कंबल, ड्रेस, यूनिफॉर्म और बुक। जी। तो ये उनका इन्फ्लुएंस था, किसी को नहीं पता था। 1900 का जो पहला दशक था उसके अंदर इतनी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही थी। तिलक जी भी गरम दल के थे, उनके फिर शागिर्द थे सावरकर जी। तो ये इन्होंने पहले यहाँ पे बचपन में मित्र मेला बनाया कि घर से भाई अपना एक एक चक्कू चुक्कू कुछ ले आओ, फिर डंड मरवाते थे सबसे, स्विमिंग कराते थे, तलवारबाजी, लठबाजी, हाँ, स्ट्रांग बॉडी। और फिर उसके साथ शिवाजी की कहानियाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियाँ पढ़ते थे। सशस्त्र लोग जो थे इंस्पायर करते थे। फिर उन्होंने अभिनव भारत करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो ना यूरोप के सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप, थॉमस फ्रॉस्ट की किताब है, उससे बड़े वो थे। तो उसी स्ट्रक्चर पे उन्होंने, हर एक कस्बे में 5-5 आदमी होंगे, कोई एक दूसरे के बारे में नहीं जानेगा। अच्छा। सबके अपना चल रहा है। ऐसे ही बंगाल में थी, पंजाब में थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, वो सब आपस में संपर्क में आ चुके थे। फिर वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्हें फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। इन्होंने भारत बाइबलों में रख रख के बंदूकें भेजी, बॉम्ब मैनुअल लेनिन से लिए, जो रशिया में सशस्त्र क्रांति चल रही थी बोल्शेविक्स की, उनके साथ कांटेक्ट में आए, सिपाहियों को चिट्ठी लिखी, बगावत के लिए तैयार हो। तो पूरा इन्होंने तामझाम बना लिया था। तो खुदीराम बोस जी ने जब बम फेंका और वो मर गया, वो बेचारा जिसको जज को मारना चाहते थे वो नहीं मरा, बेचारी 2 औरतें मर गई थी उसमें। तो पर वो एक क्रांति वाला मूव था। तो तिलक जी ने उसकी प्रशंसा कर दी, उनको भेज दिया मेंडले, जो इनके साथ सशस्त्र या हार्ड दमदार बातें करता था, उसको या तो यमन भेज देते थे, अच्छा। या बर्मा भेज देते थे, या काला पानी भेज देते थे कि जेल वालों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। अच्छा। इतने बिल्कुल ही अलग कर दो, बिल्कुल ही अलग कर दो। ये बहुत हुआ इनके साथ। फिर इनको सावरकर जी को काला पानी की सजा हो गई, 2 उम्र कैद। अच्छा। किसी को नहीं हुई। 2 उम्र कैद मतलब 50 के बाद भी हो। हाँ, 1960। अच्छा। 1910 में गए थे, 1960 की रिहाई थी। अच्छा। 27 साल का लड़का। काला पानी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वहाँ पे इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद एक जेल बनाई थी। अच्छा। अंग्रेजों ने, बट उनको रखने के लिए वहाँ पे, जो कितने मारेंगे, बहुत मारे पर फिर भी नहीं मरे सारे, तो उनको वहाँ रखने लग गए। वहाँ पे जाके इन्होंने फिर, वो लॉयर खुद वकील थे इंग्लैंड से पढ़े हुए, तो उन्होंने बेल याचिका लिखने लगी। अगर आपको कारावास हो जाए या कोई FIR हो जाए तो बेल लिखते हैं भाई। हाँ जी। वैसे ही उन्होंने लिखी। बोला मैं यहाँ पे क्या सड़ के क्या करूँगा, ना मैं देश के काम का, ना समाज के काम का, ना मैं क्रांति के काम का। तो पढ़े लिखे आदमी, तो उनको वहाँ पे फिर उन्हें वो लिखनी शुरू की, साम दाम दंड भेद, यहाँ से निकल के कैसे जाऊँ। फिर एंड में गांधी जी ने उनके बताया कि भाई इतनी लंबी लंबी चिट्ठी मत लिख, छोटे छोटे उसमें लिख, ताकि वो स्टेट कर गया। फिर वो उसके बाद वो हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको छोड़ा गया। बाकी सभी को छोड़ दिया, इनको नहीं छोड़ा। 11 साल। इनका बड़े भाई भी थे, वो तो इनसे भी बड़े वो थे, क्रांतिकारी थे, उनको तो कोई नहीं जानता, बाबा राव सावरकर, आज उनकी पुण्यतिथि है। अच्छा। तो वहाँ गए, वापस आए, फिर इनको छोड़ा तो 2 कंडीशन पे छोड़ा कि भाई तू कभी किसी क्रांतिकारी उसमें काम नहीं ले कर सकता, धार्मिक और राजनीतिक उसमें हिस्सा नहीं ले सकते जी। गांधी जी चाहते थे एक्चुअली कांग्रेस में आ जाए, क्योंकि इनको ऐसे आदमी की जरूरत थी। गांधी जी खुद कहते थे कि बहुत ही ब्रेव आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाला आदमी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट में आएगा तो देश का बहुत बड़ा वो काम कर देगा। पर उनको कंडीशन लग गई तो वो बात छूट गई। तो दोनों बहुत ही एक दूसरे की इज्जत करते थे। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए थी, अखंड भारत, स्वतंत्र अखंड भारत। पर एक सोचते थे कि एक ने, गांधी जी ने क्या किया, उनका भी मैं फैन हूँ, उन्होंने एक लाठी और धोती पहन के दुनिया, अपने हिंदुस्तान के सब गरीबों को, और गरीबी देश था, सबको जोड़ दिया कि मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा भी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में। ये जो उन्होंने मूवमेंट चलाई, ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी। सही बात। सावरकर जी और उनके सशस्त्र क्रांति वाले सोचते थे अरे मुट्ठी भर अंग्रेज है, इनको तो ठोक के भगा देंगे। तो वो उस टाइप के लोग थे। अच्छा। तो उस टाइप में ये चलता रहा। दोनों तीनों की तीन बार इनकी मीटिंग हुई। तो गांधी जी विजयदशमी पे आए एक बारी लंदन में, बोला मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। उस वक्त मदनलाल धिंगड़ा ने लॉर्ड कर्जन वाइली, जो सीक्रेट सर्विसेज का हेड था लंदन का, उसको ठोक दिया था। अच्छा।
तो उसको गांधी जी ने बोला ये हिंसक है, ये कायर है। इसमें सावरकर जी सुलग गए थे उनसे। फिर विजयदशमी की बात हुई तो गांधी जी आए और बोले कि राम राज्य, आज विजयदशमी का दिन है, अच्छाई की बुराई पे जीत का दिन है, राम राज्य की स्थापना का दिन है। बोला राम राज्य त्याग और उपवास से मिला था, राम जी के त्याग से, सीता जी के त्याग से, लक्ष्मण जी के त्याग से। त्याग ही एक राम राज्य का पथ है। फिर सावरकर जी का नंबर आया, बोले भाई रावण को तो खाम का ही मारा। बोला राम राज्य रावण का, उसके भाइयों का, उसके सैनिकों का वध करके मिला था कि दूर दूर के राजा को पता चल गया था कि राजा राम के साथ गलत करोगे तो तुम्हारा हाल भी महाबली रावण जैसा होगा। तो उनकी सोच ये थी। अच्छा। और बाद में दोनों आखिर में जाके दोनों एक ही चीज मांग रहे थे, अखंड भारत। गांधी जी भी उसके अगेंस्ट थे। पर अक्सर क्रांति में क्या होता है, जब क्रांति होती है कहीं भी दुनिया में चले जाओ, क्रांतिकारी पीछे रह जाते हैं जब वो सक्सेसफुल होती है और पॉलिटिशियन लोग पावर ले जाते हैं। ये हर जगह होता है, ये बात होती है। क्रांतिकारियों का मकसद होता है क्रांति करना और पॉलिटिशियंस का मतलब होता है आगे देश को जी सत्ता संभालना। तो सर ये इस मूवी में आप एक्टर भी हो जी, आप प्रोड्यूसर भी हो जी, सो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर भी हो तो मतलब प्रोड्यूसर का काम क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है इतनी। प्रोड्यूसर का काम होता है लड़की के बाप वाला जी, पैसे लगाना और लोगों को बताना। वो लोग आते हैं, खाना खाते हैं, भाई खाना अच्छा नहीं था, अच्छा। टेंट में होल करके चले जाते हैं, चम्मच गायब, कुर्सी टूट गई, उसको बाद में बैठ के लिस्ट बनाई जाओ। और एक्टर का काम होता है जमाई वाला, बटेऊ वाला। बोला हाँ भाई आओ जी, आगे बटेऊ आ गए जी, बटेऊ अभी आए हैं, बटेऊ का मूड ठीक नहीं है, बटेऊ जी अभी आ रहे हैं, बटेऊ जी अभी मेकअप कर रहे हैं, बटेऊ जी ये कर रहे हैं। तो मेरे को तो अगर चॉइस दी जाए तो मैं बटेऊ का काम ज्यादा करूं। अच्छा। तो सर कितना खर्चा आ जाता है एक मूवी को बनाने में, इस मूवी का अगर मैं पूछूं? काफी करोड़ों में आता है, बराबर। अच्छा। करोड़ों में आता है। हालांकि ये मूवी काफी जितनी मैंने कम में बनाई है किसी तरह, सब कुछ लोगों से रिक्वेस्ट कर करके, पर काफ़ी खर्चा आ जाता है यार। हर चीज़ का खर्चा आ जाता है। 200 आदमी रोज आते हैं, फिर उनका ट्रैवल करना, रहना, फ्लाइट, ये खाना पीना, सब बहुत खर्चा हो जाता है। फिर इक्विपमेंट, फिर CG VFX का खर्चा आ जाता है, फिर एक्टरों का खर्चा आ जाता है। वो सारी चीज़ मिला के बहुत महंगी बनती हैं पिक्चरें। इसीलिए पिक्चर मैं तो वो एक पॉइंट पे पहुंची कि भाई शेल्फ कर दो इसको जी। एक बार शेल्फ हो गई थी, फिर मेरा गोड्डा भी टूट गया, मैं तो मसल इतनी ख़त्म हो गई थी, मैं तो 60 किलो का था। अच्छा। तो गोड्डा टूट गया मेरा, तो फिर मैं क्या करूँ, 8 हफ्ते में बिस्तर में पड़ा रहा। फिर मैं खाई गया, पड़ा सोच में क्या बनेगा, मैं मोटा हो गया, टेंशन में खाया भी हाँ। फिर दोबारा मैंने फिर वेट लॉस किया, पिक्चर फिर शुरू की। मैंने अपने पिताजी से बात की, भाई ऐसे ऐसे फंसा हूँ जी। तो मेरी कुछ 1-2 चीज़ें थी, तो मैं पिताजी बोले भाई लगा दे। अच्छा। अमन ने वो भी लगा दी, देखी जाएगी अब राम के हाथ में। और बढ़िया ही होगा। सर सरबजीत में भी आप बिल्कुल किरदार में ऐसे चले गए थे, उसके लिए भी आपने बहुत वेट लॉस करा था? हाँ उसके लिए भी किया था, पर वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए था। ये तो मेरा 1.5 साल रह गया यार। अच्छा, 1.5 साल तक? 1.5 साल तक खिंच गया मेरा ये। मेरी तो मतलब बॉडी में जो दर्द होने लग गया ये जॉइंट्स में। तो पर मेरी सिस्टर इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर है, वो न्यूट्रिशन भी उसकी स्पेशलिटी है जी। तो वो मेरे को चेक में रखती थी, मेरे साथ रहती थी, पल्स वगैरह देखते थे। 1-2 बार गिर गया था मैं सेट पे चक्कर आके, तो पल्स वगैरह, फिर मेरे ब्लड चेकअप कराती रहती थी, भाई किस चीज़ की कमी हो रही है वो ठीक है। तो साइंटिफिक तरीके से करा है मैंने, ऐसी बात नहीं, जितने प्रिकॉशन ले सकूँ। सरबजीत का भी ऐसे ही करा था, पर यार बॉडी को सेहत थी तो है ही। जी। सर तो कोई इस मूवी का कोई शूटिंग के टाइम पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी मतलब जिंदगी भर के लिए याद है, कोई बहुत स्पेशल पल आप शेयर करना चाहो तो? मेरी सिस्टर को डायरेक्ट करना, क्योंकि मेरी सिस्टर को देख के मेरे को प्रेरणा मिली थी, और वो उसको मैंने इस पिक्चर में कास्ट किया। एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता था, मैं क्या नेपोटिज्म करे वो, पर फिर पराग मेहता उससे कहीं मिल गया जो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है, बोला नहीं अंजलि दीदी को ही लेते हैं, पीछे पड़ गया मेरे। मैं कहा फिर स्क्रीन टेस्ट करा ले। फिर मैं स्क्रीन टेस्ट कराया, 1-2 चेंज वेंज कराए, और उसने अच्छा किया। फिर उसको बैठाया मैंने, मैं कहा सेट पे तू बड़ी बहन नहीं है। ये प्रोफेशनल हाँ ये प्रोफेशनल काम है। पर फिर उसको डायरेक्ट करना, उसको स्क्रीन पे मैं कई बार देखता था, बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ऐसे कई थे, गोडे टूटे हुए हैं पर भाग रहे हैं बीचों पे, मगरमच्छ वाले पानी में कूद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पागल। एक शरड सी हो गई थी, एक होती है ना मतलब बावड़ी तरह। मगरमच्छ अंदर पानी में सच में?
हाँ मगरमच्छ थे उसमें, तो मैंने 5 डाइवर चूज कर लिए थे। मैं ड्राइवर मंगाए मैंने, डाइवर। हाँ हाँ तो मैं कहा आप नीचे रहना, ये वो उनको कैमरा कुमरा सा भी दे दिया एक। हाँ। तो मैं कूदूँ वापस आ जाऊँ, फिर बात करूँ, कूदूँ वापस आ जाऊँ। और वो बाद में बोले सर आपने तो, आपको तो स्विमिंग आती है, आपने तो खाम का खर्चा किया। मगर ना माँ, तुम मगरमच्छ के लिए लेके आया वाला आगे बुड़का बढ़ लेता है। हाँ बुड़का वाला तुम्हारे भरेगा। मेरे को तो पिक्चर और भी शूट करनी है। सही अरे वाह सर। सर तो आप 2 भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं। अच्छा एक तीसरा सिंगापुर में रहता है, वो थोड़ा दूर रहता है। अच्छा अच्छा। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ। अरे यार ये तो बहुत ट्रेजेडी वाली बात है। ऐसा मतलब वही है, घर का लड़का लड़की में ही पूरा फोकस मेरे पे ही। अच्छी बात है ना, लाड प्यार में अच्छी बात है। लाडो है तू उनकी। सबसे ज्यादा लाड भी सर घुटन बन जाए कभी कभी। हाँ ज्यादा प्यार भी आदमी का सांस रोक सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो सर मतलब ठीक है, हार्ट ब्रेक होते रहता है जिंदगी में। तो मैं अभी मुझे पता लगा आपकी, मतलब मैंने देखा न्यूज में भी सारी जगह आपकी शादी हुई और बहुत खुशी हुई देख के। ऐसा भी लगा काश मेरी जान पहचान होती आपसे और मुझे शादी में इनवाइट करते। चलो कोई नहीं। अरे हम तो मणिपुर में गए थे, वहाँ मेरी फैमिली थी और 4-5 दोस्त थे। क्राम वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने वैसे लो की प्रॉब्लम की। पर मेरा ये मानना था कि भाई शादी तो लड़की के जी घर ही होती है जाके, ये हमारा रिवाज है। तो फिर मैंने को उसकी फैमिली को इज्जत, उसको इज्जत, उसके कल्चर को इज्जत देने के लिए मैंने उनकी रीति रिवाज से जाके वहाँ शादी करी। जी। और वो आग नहीं यूज़ करते, तुलसी यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको जाके ऐसे बैठा देते हैं। अच्छा। आप ऐसे बैठ जाओ और तुम्हारे साथ एक होता है दूल्हा हैंडलर, वो बताता रहेगा इधर देखो, ये करो करो, और आपकी क्रीज क्रूज ठीक, आप नहीं हिल सकते। अच्छा बोला हाँ आप भगवान हो उस वक्त। अच्छा। बोला अगर इधर उधर किया, स्माइल की, बोला यू विल नॉट बी अ गुड मेथी ग्रूम। मैं कहा अच्छा, मैं कहा जा टड़े बेइज्जती कराने यार। मैं तो ऐसा बैठ गया, मैं पलक भी ना जब कोई 1.5 घंटा। फिर वो मगा ना नाक में खुजली हो रही है, बोला राइट में लेफ्ट में, राइट वाले में, फिर वो खुजावे ऐसे, फिर ऐसे बैठा रहा मैं। वो तो जब वो आई भी तो सारी पब्लिक उधर देख रही उसको, मैं नहीं देख सकता। मैं अच्छा देख भी नहीं सकते थे। फिर वो इधर आई ना जब ये, वाह भाई इतना सोना प्यारी है, मगर 1-2 पिक्चर तो इसमें बना दूं। और उसका भाई मणिकांता लेशराम मोमो का अगर उसने, उसका बड़ा भाई है। तो उसने बाद में फिर अनाउंसमेंट करी वो ना कि बोला भाई ये जाट ही हैं जो इस सिचुएशन में मणिपुर में आगे ब्याह करके जा सकते। सर मेरे पापा बोलते हैं कि भाई अकेला लौंडा है, खूब रुपया लगाएंगे ब्याह में, एक ही बारी ब्याह होना। और मैं कहता हूँ नहीं, इतना ज्यादा नहीं, अपना जनता वे खा खू के गई, हाथ पूछ के चल दिया आगे को, अपना कोर्ट मैरिज करो, ज्यादा रुपया खर्च करने क्या जो होता है अपना। नहीं देखो, रीति रिवाज जो हमारे हैं पुराने, ब्याह फैमिली में होता है भाई, तो कोर्ट मैरिज कुरिज में नहीं होता। जब पूरी एक ही दिन पूरी बिरादरी और जनता आगे देख है ना तुमने, हाँ फिर तुम ऊंच नीच नहीं कर सकते। वो सबको बताने के लिए होता है कि देख अगर इसने कुछ करा तो यो बेशरम है। सब के आगे थारी इज्जत उतारने वाले के लिए करते हैं। और उसमें उसी में बंधन बनता है यार, परिवारों में होता है ब्याह। ऐसे लड़का लड़की में ब्याह हो गया, ये हो गया, बोला उससे लिव टुगेदर कर लो यार, उसमें क्या जोते हैं। और ऐसे भी मतलब सोचना चाहिए कि अपनी बिरादरी में शादी करना, इधर उधर नहीं कर सकते। आप मानते हो? नहीं अगर ऐसा, एक बारी प्यार हो गया देखो तो मैंने भी ऐसा बहुत सोचा, जाटा हूँ ब्याह करूंगा, मेरे को अपना कल्चर है, ये ऐसा है वैसा हाँ है। जी। तो मेरी बेबे के बालक हैं जो, हाँ जी। वो फरीदाबाद में रहते हैं। अच्छा। उनको हरियाणवी नहीं आती। यहाँ पे किसको क्या हरियाणवी आएगी, वही ठीक है जो है वो तो दिल वाली बात होती है यार। और बड़ी सज्जन, अच्छी, बहुत अच्छी जहाँ दिल लग गए मिलो। हाँ दिल लग गया वहाँ मिलो। कोई सावरकर जी भी यही कहते थे। सावरकर जी कहते थे अंतर जातीय विवाह शुरू करो। अच्छा। 4 पीढ़ियों में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का, एक हो गए हिंदू रह जाएंगे। तो ये जात पात वाला जो चक्कर है ये तो अच्छा है ही नहीं। ये तो इसे तो कि कौन किससे बड़ा है। वर्ण व्यवस्था होती थी एक, और गांधी जी मानते थे इसमें वर्ण व्यवस्था में, वो नहीं बदलना चाहते थे, सावरकर जी बदलना चाहते थे। अच्छा। तो वर्ण व्यवस्था जो होती थी वो उस वक्त भाई जैसे नेपोटिज्म ही होती थी भाई, सुनार का सुनार, लोहार का लोहार। तो अभी तो बदल गया ना यार, सब काम करते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, इसको छोड़ ही देना चाहिए। एज का भी रखना चाहिए सर ध्यान कि भाई 25-26 में 30 तक ब्याह कर लो। देखो एज का तो ये है, जैसे मैंने अभी करी है तो मैं सोचता मेरा छोरा, जब मेरा बच्चा जो भी छोरा छोरी जो भी होगा वो 20 साल का होगा तो पता नहीं गोडे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, उसी वजह से मैं सोच रहा हूं। वो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जी लगता है किसी के साथ तो ये कर लेना चाहिए। इतने आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, उनको भी
ग्रैंड चिल्ड्रन का एक सुख मिलेगा, तुमको भी हाथ बटेगा उनको जी, सही ब्रिंग बात। अप करने के लिए। तो वो तो एक पारिवारिक वो होनी चाहिए, उनको भी यादें रहेंगी अपनी दादा दादी नाना नानी की। तो वो सब तो कर लेना चाहिए, पर वो जब करना चाहिए यार जब आपको ऐसा ना लगे कि फांसी लगा रहा हूँ अपने, वो नहीं करना चाहिए। अगर खाम का अगर तुम्हारा जी नहीं है, खाम का तुम भी दुखी रहोगे, वह भी दुखी रहेगी, क्या घर में फायदा? कलेश भी रहेगा। हाँ। तो वो आपको देखने की होनी चाहिए। पर मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपकी इज्जत करे, आपकी इज्जत रखे, चाहे पर्सनली थारे कौन ही मारे, पर सौरों के आगे तुम्हारी अकेले में चुपचाप मार ले, सबके आगे बेइज्जती मत तुम्हारी कर इज्जत भाई। रखे, और तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे परिवार की इज्जत करे, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो उसके बगैर फिर क्या और हम भी करें उसके परिवार की इज्जत, वो उसके अपना घर परिवार छोड़ की के आई। इज्जत, हाँ बिल्कुल आपको सही करनी बात है। चाहिए। और परिवारों की इज्जत करोगे तो अपनी आपस की इज्जत भी बनी रहेगी। ये मेरा मानना है। सही बात है सर। अगर इस देश में कुछ बदलाव लाना हो आपको, जैसे आपने मूवी करी सावरकर जी, तो आपके कुछ बदलाव लाना हो इस देश में, तो आप क्या लाना चाहोगे? आपको क्या लगता है अभी? देखिए सावरकर जी कहते थे, उन्होंने हिंदुत्व बनाया था। हिंदुत्व को सब सोचते हैं हिंदू धर्म है, वो कहते थे हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, और सनातन धर्म भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। इसमें आर्य समाजी हैं, लिंगायत हैं, और बहुत लोग हैं, सिख भी हिंदू बोलते थे वो जी। तो बोलते थे कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास है, वो किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को हम अपना माने वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या समुदाय का क्यों ना हो। अब वो बोले कि भाई ऐसा कैसे? तो बोले कि मैं बताऊं तुम्हें हिंदू कौन है। बोले सिंधु नदी से सागर तक, हाँ जी, इस भारत विशाल भारत भूमि में जो इसे अपनी पितृभूमि, अपने पूर्वजों की जमीन माने, मातृभूमि, यहाँ के त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू है जी। देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, और ये जो धर्म के नाम पे जो होता है उसमें देश ऊपर होना चाहिए, धर्म सेकंड। जी। जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है, और यही भावना और अगर आए देश में तो ये मैं बदलना चाहूँगा कि धर्म वर्म को छोड़ के देश की सोचो, देश सबसे ऊपर, सब मिलके करो। हाँ जी 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 जी, वो सभी को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म ही है, मेरा वो, सबसे पहले हमारा देश, हम एक सबसे देश में पहले रह रहे हैं। हम इस देश के वासी हैं। जी। जैसे ही आप देश से बाहर जाते हो ना, ये सारी जो हम चीजें यहाँ बात करते हैं ना, इवन इंडिया पाकिस्तान भी, जी। वो सब वहाँ पे छोटी लगने लग जाती है। वहाँ पे फिर तुम्हें मिलेगा कोई हिंदी पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी, फिर तो कहेंगे इंडियन है, चलो हिंदी बोल रहा है, चलो। अरे मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पे चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सबको हिंदी बोलते थे। अच्छा। हिंदी, बूढ़े लोग जो थे, क्योंकि हिंदू आता है वर्ड सिंधु से। हाँ। तो अरबिया के, पर्शियन के लोग स नहीं बोलते, ह बोलते हैं। हाँ जी। तो वो हिंदू पड़ गया, हिंद पड़ गया। हाँ जी। तो हिंद हमारी आइडेंटिटी है, तो वही पुराने लोग जो होते हैं वो हिंदी बोलते हैं अपने को। हिंदू विद द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी क्या है, हमारी भूगोलिक वो संस्कृति है, एक हमारी सिविलाइजेशन है जी। अब वो बोले कि पता कैसे चलेगा? बोले भाई किसी भी प्रांत में किसी के पास भी शेक्सपियर की किताब ले जाओ और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ, सब ये कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की हमारी है, चाहे किसी भी प्रांत का हो। सही बात। तो वो एक सिविलाइजेशन है ना। तो हमको एज अ सिविलाइजेशन हमको एक आगे बढ़ना चाहिए, सबको जोड़ के बढ़ना चाहिए। ये अगर हम कर पाएं और देश को ऊपर रख के उसकी तरफ योगदान करें, ऐसा हो तो हमारा देश अपरंपार कहीं पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो बीच बीच में नेगेटिविटी भी आ जाती है लाइफ में। आपकी लाइफ में भी, मूवीज या वैसे नॉर्मल लाइफ में भी कभी? अरे आजकल तो चल रहा है, संगी एक्टर है भाई, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, उसकी क्या ध्यान नहीं है। तो कैसे हैंडल करते हो? जब मतलब सब आपके जितने स्ट्रांग नहीं है ना। हाथी चले तो कुत्ते भौंकते हैं भाई, ऐसा करके चलना चाहिए। अपनी मेंटलिटी बना लो, अपनी मेंटेलिटी बना दी। दूसरा पढ़ो क्यों इतने आप? अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके 100 अच्छे कमेंट हैं जी, एक नेगेटिव कमेंट है, उस पे दिमाग जाएगा। हाँ, सही बात। इसने क्यों कह दिया भाई? हाँ, इतने लाइक से उसको नहीं देखेगा, इसने यूं कह दिया। और भारत के कहीं भी दुनिया में कोने में बैठ के लिख रहा है, उसने हमारा रिमोट कंट्रोल हाथ में ले रखा। क्या उससे क्या है, आपको उसमें एक फिल्टर बनाना पड़ेगा यार। वो फिल्टर आपको बनाना ही पड़ता है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह की पब्लिक लाइफ में हो जी, तो आपको ये ऐसी आलोचना ये मिलेंगी, सारे एक जैसे मिलेंगे नहीं। तो फिर उसमें यही है भाई, या तो तुम पब्लिक लाइफ में यूट्यूब वीडियो मत बनाओ, और बनाओ तो फिर
फिर उसे झेलने बनाओ लायक और रखो फिर जिगरा। उनका ध्यान रखो जिनको तुम अच्छे लगते हो, जो जिनको नहीं अच्छे लगते भाई तू उसे साइड में ले। सही बात है सर, सही बात है। और सुननी उसकी चाहिए जो तुम्हारा घर चलाता हो, जहाँ से खाना आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, खाना उनकी। पीना तुम्हारा जो ख्याल रखता हो, फैमिली की इज्जत, तुम्हारा जो पर्सनल हो गया, उन्हीं की सुननी चाहिए। बाकी तो भैया कोई तुम्हें जानता नहीं, किसी के भी आप अगर शूज में जाओ तो सभी आदमी दुखी हैं, सभी खुशी हैं, सबको तकलीफ है, सबके पास कुछ ना कुछ है। तो दूसरे आदमी को ऐसे बोलना वो एक मक्खी मारने जैसा होता है। सर तो आपकी मूवी कौन सी डेट को आ रही है? मेरी मूवी आ रही है 22 मार्च को। अच्छा। जो कि एक कोई बोरिंग भाषण नहीं है, देशभक्ति पे और स्वतंत्रता पे एक बहुत ही रोमांचक लार्जर देन लाइफ थ्रिलर पिक्चर है, जिसके अंदर सशस्त्र क्रांति की कहानी है और उसमें विनायक दामोदर सावरकर जी का क्या योगदान था। आप उसको देखिए जाके, मैं वीर नहीं कह रहा हूँ, आप उसको देखिए, खुद घर जाके डिसाइड कीजिए कि वो वीर थे कि नहीं। और बट इसको ऐसी फिल्म एंजॉय करने आओ जो कोई भी फिल्म होती है, एक वेल मेड फिल्म को जो आप एंजॉय करते हो वो एंजॉयमेंट के लेके आओ, और कुछ लेके जा सको तो मैं बहुत जरूरी है सर अपना इतिहास जानना, जनता इधर उधर की चीजों में लगी वो भी जरूरी है। और इतिहास को पेशकश भी इतिहास की अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने कोशिश की है कि अपने पेश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को लेक्चर चेपो ना तो एक्चुअली यंग लोग तो सुनते नहीं, और मैंने बनाई यंग लोगों को दिमाग में रखी है। तो इसमें एक्शन रोमांस सारी चीज, इसमें एक्शन रोमांस वो वाली नहीं, पर रोमांचक है, रोमांचक मतलब एंगेजिंग है, और थ्रिलर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा हो रहा है, वो सब अच्छा मैंने बनाया। अच्छा अच्छा सर, मैं तो जाऊंगा पक्का, एक टिकट भेज देना मुझे। हाँ, तेरे ब्याह का फंड भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सर देख लो, जाटो जाटो में तो ढूंढ दे लड़की। गवर्नमेंट की नौकरी ना तेरी तन्ने ना मिले जाट बहू। गवर्नमेंट में तो पूरा पूरा परिवार ऐसे हो गए कि भाई इसकी सरकारी नौकरी नहीं, इसके बड़ी अभियान होने का। मैं बैंक में जॉब करता था, पापा कह रहे बैंक की नौकरी छोड़ देगा, यूट्यूब करेगा, कौन ब्याह करेगा तेरा। तो मामा ने क्या कह रहे थे, हम क्या बतावे हमारा ये क्या भांजा क्या टिकटॉक बनावे, आज वे जब ओडी गाड़ी है वो ला रहा है भाई, या भाई काम कर रहा, मजा आ रहा है। बढ़िया है, बढ़िया। देखो सबका अपना होता है, पर ये है कि शौक पूरे करो पर रिस्पॉन्सिबली, और तो क्या। सर शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आज इस पॉडकास्ट में आए, मेरा तो दिल खुश हो गया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और मूवी जरूर देखने जाना, मैं तो जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ। और ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं, बाय 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 बाय।